यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो दृष्टि है इसका मेंटरशिप यहाँ पर टेस्ट चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर टेस्ट नंबर आपका 13 है। कौन सा है? क्लास टेस्ट आपका 13 है, राइट। जो क्लास टेस्ट होते हैं इसका आपका 13 नंबर टेस्ट है, राइट। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, जो टेस्ट यहाँ पे कराया हुआ था, जो दृष्टि का टेस्ट नंबर 3 था, जो ऑफिशियली चल रहा है। जो टेस्ट नंबर 3 आप यहाँ से जैसे मार्केट है वहाँ से परचेस कर पाओगे उसको, ठीक है। और जो ये मेंटरशिप टेस्ट होते हैं, दोनों मेंटरशिप चल रहे हैं। ये क्लास टेस्ट चल रहा है और आपका मेंटरशिप जो है, जिन्हें ज्वाइन कर रखा है, जिन लोगों ने, उनको यहाँ पर टेस्ट यहाँ मिलता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, जो हमको यहाँ पर टेस्ट मिलते हैं, तो मैं सभी टेस्ट आपको यहाँ पर करा दूंगा जितने। तो ये टेस्ट नंबर 3 है, ये भी करा रहा हूँ। जो मेंटरशिप क्लास टेस्ट ये भी आपको करा रहा हूँ, और जो आपका फुल टेस्ट रहता है मेंटरशिप का वो भी आपको करा रहा हूँ, ठीक है। प्लस जो मेंस का मेंटरशिप रहता है वो भी आपको यहाँ पर करा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जितने भी टेस्ट रहते हैं दृष्टि के यूपीएससी के लिए, जो 2025 को एग्जाम होना है, वो सब पेपर यहाँ पर आपको करा दिया जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 13 को। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता के समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ से, इसमें बोला है BBNJ, मतलब इसका क्या है? राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म ये है। इसमें हाई सीज ट्रीटी, समुद्री क्षेत्रों के प्रशासन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ठीक है। तो क्या होगा? पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा है हमारा, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। क्योंकि जो अभी हमारा जो यहाँ पर प्रधानमंत्री जी हैं, उसकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जो जैव विविधता हमारी BBNJ है, ये समझौते पर भारत द्वारा हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है। तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझौते के तहत कोई भी पक्ष राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से पर महासागर से प्राप्त समुद्री संसाधन पर जो आपकी संप्रभु अधिकार है उसका दावा करने का प्रयोग नहीं कर सकते और लाभों को उचित न्यायसंगत का बंटवारा सुनिश्चित करते हैं, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट पे हमारे यहाँ से ये भी करेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा भी करेक्ट होगा, क्योंकि इसका उद्देश्य जो देश की सीमा है उससे परे जो महासागर में समुद्री जैव विविधता है उसके दीर्घकालिक संरक्षण पर बढ़ती चिंताओं को क्या दूर करना है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। तीसरा, यदि BBNJ समझौता कार्यान्वित होता है तो ये UNCLOS के तहत चौथा कार्यान्वयन समझौता होगा, ठीक है। तो ये क्या है? जो तीसरा स्टेटमेंट हमारा, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि जो BBNJ समझौता है, राइट, ये UNCLOS के तहत तीसरा जो कार्यान्वयन समझौता होगा वो होगा, राइट। चौथा नहीं होगा ये, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अगर ये लागू होता है, राइट, तो इसके जो सहयोगी हमारे कार्यान्वयन समझौते हैं वो 1994 का भाग जो कार्यान्वयन समझौता है उसके अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र जो खनिज संसाधन अन्वेषण है उसका निष्कर्षण, और 1995 का जो संयुक्त राष्ट्र मत्स्य हमारा समझौता है वो यहाँ पर इसमें शामिल होंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ से तीसरा स्टेटमेंट गलत हो, क्योंकि तीसरा होगा यहाँ पे। आंसर क्या होगा? ओनली 2 करेक्ट है, मतलब 1 और 2 यहाँ से करेक्ट है, सही पूछा है, ठीक है। सेकंड नंबर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। ये मुख्यतः पूर्वोत्तर भारत में ही पाए जाते हैं, राइट। सेकंड जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका जो पहला स्टेटमेंट है, राइट, ये क्या होगा? गलत होगा। क्यों? क्योंकि उत्तर पश्चिम में थार रेगिस्तान और प्रायद्वीप में दक्कन के पठार में एक इसका आधिक्य था, ठीक है। वर्तमान में इनकी उपस्थिति मुख्यतः राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित है। तो हमारा ये क्या, ओनली पूर्वोत्तर में ही नहीं होगा, तो गलत हो जाएगा। ये अपने से अधिक ऊंचाई वाली घास और सघन झाड़ियों से दूर रहते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि अपने से अधिक जो ऊंचाई की घास होती है और सघन झाड़ियाँ उनसे दूर रहते हैं, राइट। ये जो हमारी WWF है, राइट, वर्ल्ड जो आपका वाइल्ड लाइफ फंड है, ये इंडिया जो डेजर्ट नेशनल पार्क और इसके समीपवर्ती क्षेत्र हैं उसके संरक्षण की दिशा में यहाँ पर ये पहल कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है। जो IUCN है, IUCN के हिसाब से यहाँ पे जो इसकी स्थिति है ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, ठीक है। गंभीर रूप से क्या संकटग्रस्त है? तो हमारा आंसर ओनली 2 करेक्ट होगा, पहला गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? B यहाँ से इसका सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 100वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, ठीक है। तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? तीसरे का जो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से हो जाएगा पराग्वे, ठीक है। ये हमारे यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। पराग्वे के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन IS में पूर्ण सदस्य रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है, राइट। तो हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा ये। अगला देखते हैं, चौथा नंबर, निम्नलिखित में से किस संगठन ने स्प्रिंग इनिशिएटिव शुरू किया है, राइट। जो ये कुछ क्वेश्चन में करा भी चुका हूँ पहले, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये प्रिंसिपल्स, ठीक है, प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट, PRI है ये। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का यहाँ से B हमारा जो आंसर है इसके द्वारा यहाँ पर ये शुरू किया गया था, ठीक है। ये देखो, ये जो हमारी स्प्रिंग प्रकृति है संरक्षण, ये एक जो मतलब PRI है उसके एक प्रबंधन की पहल है, जिसमें जो संस्थागत हमारे निवेश हैं उसके अनुसार हमारे सामर्थ्य के अनुसार 2030 तक वैश्विक जैव विविधता हानि की रोकथाम करना और इनको पुनरुत्थान करने के लिए उद्देश्य के यहाँ पर इसलिए शामिल किया गया 2030 तक। आपको टारगेट याद रखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंग का उद्देश्य है कि समाज के लिए प्रकृति की हानि की जो प्रणालीगत है उसको जोखिम का समाधान करना और वन
हानि जो हो रही है, मतलब पेड़ कटाई हो रही है और भूमि क्षरण है, इनकी रोकथाम यहाँ पर करना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्प्रिंग सीधा सा, स्प्रिंग का काम क्या है, स्प्रिंग का उद्देश्य क्या है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन। हाल ही में जन समाचार में रहे पद स्ट्रिचिया, ठीक है, स्ट्रिचिया कैनिने वर्रिस, ठीक है, ये क्या है, देखते हैं इसको, क्या तात्पर्य क्या किससे है। ठीक है, इसके जो हमारा तात्पर्य है, जो स्ट्रिचिया कैनिनेविरस का तात्पर्य ये होता होगा जो मरुस्थलीय शैवाल हैं और मौन से, तो इनका यहाँ से संबंध बी नंबर यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा 5वें नंबर का। ठीक है, देखो शोधकर्ताओं ने आपके जो स्ट्रिचिया कैनिवर्स हैं ये नामक मरुस्थलीय शैवाल अथवा मांस के यहाँ पर खोज किए जो मंगल जैसे ग्रह की पर्यावरणीय परिस्थिति में जीवित रहने के सक्षम है। ठीक है, याद रखना है, तो आंसर हमारा बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। छठा, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में पहला जन आधारित जो राजनीतिक आंदोलन था ये था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका जो रहेगा 6ठे नंबर का ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर है, इस आंदोलन में विदेशी वस्तुओं, शैक्षणिक संस्थानों और अदालतों में बहिष्कार का यहाँ पर आह्वान भी किया गया था। राइट, सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर असहयोग आंदोलन के बारे में एकदम करेक्ट है। 7वां नंबर है, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। ठीक है, देखते हैं, दांडी मार्च, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, कांग्रेस रेडियो का गठन, करों का भुगतान करने से इनकार, इनमें से कितने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का हिस्सा थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कौन कौन से, देखो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ आपको। देखो जो महात्मा गांधी हैं, राइट, इन्होंने उनके द्वारा 1930 में शुरू किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जन प्रतिरोध का एक महत्वपूर्ण अभियान था। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य शांतिपूर्ण तरीके से ब्रिटिश जो कानून थे उनकी अवहेलना करना और भारत के जो स्वशासन है उसके अधिकार की मांग करना था। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपका है यहाँ से, ये आंदोलन प्रसिद्ध जो था दांडी मार्च से शुरू हुआ था। ठीक है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, दांडी मार्च से शुरू हुआ था और जहाँ गांधी जो नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार था उसको चुनौती देते हुए यहाँ पर नमक जो उत्पादन था उसके साबरमती आश्रम के तटीय जो दांडी ग्राम था वहाँ तक की यात्रा की और दांडी मार्च संपूर्ण देश में व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसकी शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दांडी मार्च का, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा आंसर होगा, आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा देखो कांग्रेस के जो रेडियो का गठन था। ठीक है, कांग्रेस रेडियो का गठन ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा नहीं था। ठीक है, तीसरा नंबर जो था ये इसका हिस्सा नहीं होगा, बाकी आपके तीनों यहाँ से करेक्ट होंगे। 1, 2 और 4, तो 3 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो गए, 1, 2 और 4, तो आंसर हमारा केवल 3 हो जाएगा। 8वां नंबर है, खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। राइट, देखते हैं इसको स्टेटमेंट को। पहला है, इनका उद्देश्य ओटोमन साम्राज्य के खिलाफत की रक्षा करना था। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इससे असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला। राइट, सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गांधी के नेतृत्व वाले जो असहयोग आंदोलन था इसके साथ इनका संयोजन हुआ था और दोनों समुदाय ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक साथ विरोध किया, जिससे कि धार्मिक मतभेदों को यहाँ से परे संघर्ष के यहाँ पर भावना जागृत हुई थी। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। तीसरा, मोहम्मद अली जिन्ना को 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष यहाँ पर चुना गया था। राइट, तीसरा क्या, तीसरा यहाँ से गलत हो, क्योंकि महात्मा गांधी को 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय जो खिलाफत सम्मेलन था उसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इस पद जो हमारे इस पद है, इस पद के लिए जो उनके चुनाव थे उनकी खिलाफत के लिए एक समर्थन और भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक व्यापक संघर्ष में हिंदू मुस्लिम में एकता लाने के लिए यहाँ पर प्रयासों को उजागर किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं किया गया था, ये महात्मा गांधी को किया गया था। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा आपका ओनली 1, 2, तो ए हमारे यहाँ से 8वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9वां नंबर देखते हैं। 9वां नंबर यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष था जिसमें पूर्ण स्वराज को मांग को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 10वां नंबर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए महत्वपूर्ण जो समझौते हैं, ठीक है, उन पे संधियों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। समझौता और आप पे संबंधित जो व्यक्ति थे, तो देखते हैं इनको। देखो यहाँ से आपका होगा, पहला तो बोल रहा है पूना पैक्ट। ठीक है, पूना पैक्ट आपका क्या है, यहाँ से जो बोल रहा है ये गांधी और अंबेडकर, ये करेक्ट हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता, ठीक है, दूसरा जो स्टेटमेंट है भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, गांधी और
लॉर्ड इरविन। लखनऊ समझौता तीसरा आपका यहाँ से गलत होगा, ठीक है। लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था, ठीक है। तो जिनमें मुख्य रूप से बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेता यहाँ पर शामिल थे, ना कि गांधी, ठीक है। तो गांधी यहाँ पर नहीं थे, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, तो आंसर 2 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है। अगला देखते हैं 11 नंबर। साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। साइमन कमीशन को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के लिए संवैधानिक सुधारों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 11 का जो 11 नंबर क्वेश्चन है, इसका हमारा पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, भारतीय दृष्टिकोण का निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए साइमन कमीशन को भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया था, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत होगा। क्यों? क्योंकि हालांकि देखो आयोग के जो सदस्य थे उनमें से कोई भी भारतीय नहीं था, जिसके कारण पूरे भारत में व्यापक आक्रोश और विरोध प्रदर्शन हुआ और नेताओं ने जनता और जो प्रतिनिधि थे उनकी अनुपस्थिति की निंदा की। इस बहिष्कार ने इस धारणा को मजबूत किया कि जो ब्रिटिश है ये हमारे प्रशासन भारतीयों को राजनीतिक भविष्य का आकार देने के लिए समान भागीदार नहीं मानता था। तो हमारा क्या ये सेकंड आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा, साइमन कमीशन के परिणाम स्वरूप अंतर नेहरू रिपोर्ट तैयार हुई, जिसमें स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, राइट। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। ओनली 1 और 3 यहाँ से हमारे करेक्ट हैं। बी स्टेटमेंट हमारा सही होगा, ठीक है। देखो आपको अगर रीड करना ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ कौन सी बुक से, जो बिपिन चंद्रा अगर बुक आपके पास है, ठीक है। बिपिन चंद्रा जो बुक है ये आपके पास बुक अगर रहती है नई बुक, उसमें से साइमन कमीशन का यहाँ पर टॉपिक दिया होगा, ठीक है। 178 पेज में, 178 से 180 पेज नंबर पे, ठीक है। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो इस टॉपिक को, राइट। अगला देखते हैं 12 नंबर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, ठीक है। देखते हैं इसमें जालियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ठीक है। इनमें से कौन सा घटनाक्रम सही है, राइट। तो देखते हैं इसको कौन सा, इसके सिक्को सन के हिसाब से लगाना है कौन सा। देखो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड है ये आपका 1919, ठीक है, 1919। असहयोग आंदोलन आपका ये हुआ था 1922, ठीक है। और खिलाफत यहाँ पे आपका हुआ था 1919 से 24, 1919 से 24। इसके हिसाब से मैच करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, जो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से 12 नंबर का। देखते क्या दिया है, देखो मैच जो होगा 12 नंबर का, बी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 3 और 2, ठीक है। बी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एनसीईआरटी से क्वेश्चन दिया हुआ डायरेक्ट क्लास 12th की जो एनसीईआरटी ये वाला क्वेश्चन 12 नंबर जो क्वेश्चन था क्लास 12th की एनसीईआरटी जो भाग 3 है इसका, ठीक है, महात्मा गांधी और राष्ट्रवादी आंदोलन, उसमें पेज नंबर 335 से स्टार्ट है टॉपिक की वाला, ठीक है, वहाँ से देख सकते हो। अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। स्वराज पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। स्वराज पार्टी की स्थापना असहयोग आंदोलन के स्थगन के जवाब में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने यहाँ पर की थी, ठीक है। तो 13 का क्या हो जाएगा, 13 का यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट हमारा है ये करेक्ट है, राइट। क्योंकि 1922, राइट, 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित होने के बाद प्रमुख नेताओं को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो पहला करेक्ट हो गया। दूसरा, स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की वकालत करना था, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड यहाँ से हमारा गलत होगा। क्यों? क्योंकि स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य डोमिनियन स्टेट प्राप्त करना नहीं था, बल्कि अधिक सुशासन के लिए दबाव डालना और औपनिवेशिक प्रशासन के कामकाज में बाधा डालना था। यह दृष्टिकोण उस समय की जो मुख्य कांग्रेस की रणनीति अलग था, जिससे विधान परिषदों के बाहर असहयोग जो हमारे थी उसमें हिस्सा यहाँ पर ध्यान केंद्रित कर सके हम लोग, ठीक है। तो हमारा यहाँ से सेकंड गलत हो जाएगा। तीसरा, स्वराजवादियों की प्रांतीय विधानमंडलों में विशेषकर बंगाल और मध्य प्रांतों में व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ था। तीसरा आपका करेक्ट है, पहला और तीसरा करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1 और 3, बी स्टेटमेंट 13 का, राइट। 14 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वर्ष 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा 14 है, यहाँ से इसका हो जाएगा गांधी इरविन समझौता, ए यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1930, ठीक है, 1930 में शुरू किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, वर्ष 1931 में गांधी इरविन समझौते के बाद अस्थायी रूप से इसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। याद रखना है आपको, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर है। निम्नलिखित नेताओं पर आपको विचार करना है। जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, दीवान चमन लाल और जोसेफ बटिस्टा जिसको बोलते हैं, ठीक है। इनमें से कितने लोग 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना से संबंधित थे, ठीक है। तो ये आपको ये बताना है 15 नंबर में। देखो यहाँ से कितने लोग संबंधित थे, यहाँ से थे जो इसमें से कौन कौन थे, इसमें से ओनली 3 लोग थे यहाँ, राइट। लाला लाजपत राय, ठीक है, और लाला लाजपत राय, दीवान चमन लाल, राइट, एक ये हो गए, और थे यहाँ से
यहाँ से देखो ये दो ये हैं, उसके बाद आपका हो जाएंगे जोसेफ बटिस्टा, ठीक है, ये तीन थे ओनली, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 3 जो है ये इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ओनली 3 यहाँ से, राइट। इन्होंने क्या है, AITUC थी, इसकी स्थापना सक्रिय रूप से की थी, मतलब ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। तो यहाँ से आंसर हमारा ओनली 3 करेक्ट हो जाएगा, केवल 3 C। अगला देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से जवाहरलाल नेहरू कट हुआ। जवाहरलाल नेहरू वर्ष 1920 में AITUC की स्थापना से सीधे तौर पर संबंधित नहीं थे, ठीक है, क्योंकि हालांकि इन्होंने बाद में श्रमिक आंदोलन का समर्थन किया और बाद में जो बाद के जो वर्ष थे उसमें ऑल इंडियन जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी उसकी बैठक में भाग लिया था। वे 1928 में ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस में अध्यक्ष भी बने थे, ये आपको याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ठीक है। 60 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन बोला है वर्ष 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे में जो मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वाइसराय था, ठीक है। ऑप्शन आपके क्या है, ऑप्शन आपके हैं लॉर्ड इरविन, राइट, और देख लेते हैं लॉर्ड इरविन और लॉर्ड रीडिंग, राइट, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड विलिंगडन। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 16 का डी, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड विलिंगटन, ठीक है। ये क्या थे 1932 में जो हमारे 1932 में जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा के समय ये वाइसराय थे, ठीक है। अगला देखते हैं 17। निम्नलिखित में से किस नेता ने किसान सभा आंदोलन के तहत किसानों को संगठित करके या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। किसने निभाई थी, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा C, यहाँ से इसका। ये कॉमन सा क्वेश्चन है क्योंकि वन लाइनर में भी क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा ये, तो यहाँ से काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी न्यूज़ में रहता है, काफ़ी बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो 7 न्यूज़ का मतलब क्या है, जो काफ़ी बार हमारे चर्चा में रहता है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, राइट, या फिर कहीं टेस्ट सीरीज में देखने को मिलता है। तो ये तो 17 का हमारा C यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे एक प्रमुख राष्ट्रवादी और एक समाज सुधारक थे। इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा के तहत किसानों को संगठित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। तो यहाँ से C आंसर है। अगला देखते हैं 80 नंबर। वर्ष 1928 में नेहरू रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या है, पहला स्टेटमेंट है इसने डोमिनेंट स्टेट की मांग को खारिज कर दिया और पूर्ण स्वतंत्रता पर जोर दिया था, राइट। पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से रहेगा, ये गलत है क्योंकि नेहरू रिपोर्ट ने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर डोमिनेंट स्टेट की वकालत की। इस स्तर पर अधिकांश भारतीय नेता अभी तक क्या है, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं कर रहे थे, राइट। डोमिनेंट स्टेट भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बने रहने के दौरान जो हमारे स्वशासन थे उसको प्रदान यहाँ पर करेगा। तो हमारे इस वजह से क्या है, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा, इसमें केंद्र सरकार में निहित अवशिष्ट शक्तियों के साथ एक संघीय ढांचे का प्रस्ताव रखा गया था। यह स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है, तो आंसर बी क्या होगा, 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। 90 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन बरडोली सत्याग्रह 1928 के प्रमुख नेता थे, ठीक है। प्रमुख नेता कौन थे, करेक्ट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1928 में बारडोली जो हमारा 1928, राइट, इसमें जो बारडोली था आंदोलन गुजरात के बारडोली तालुका में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन ये था, ठीक है। इसमें औपनिवेशिक प्रशासन ने खराब फसल के बावजूद भूमि राजस्व में कितना 22% की वृद्धि की और जिसमें किसानों को भारी दबाव यहाँ पर पड़ा था, ठीक है। 20 नंबर है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ से। वर्ष 1931 में कराची प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कराची प्रस्ताव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून की समझ समानता सहित मौलिक अधिकारों की सुरक्षा पर जोर दिया गया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से जो 20 नंबर हमारा है इसका पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। पहली बात यहाँ पे सही बता रहे। दूसरा, इसमें भावी जो भारतीय शासन थे उसमें एक प्रमुख तत्व के रूप में सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार का प्रावधान की वकालत यहाँ की गई थी, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर बिना वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार होगा, ये मैप पर कुछ बताया गया था, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, प्रस्ताव केवल राजनीतिक अधिकारों पर केंद्रित था तथा इससे सामाजिक या आर्थिक नीतियों में कोई चर्चा नहीं की गई थी। यह स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि कराची प्रस्ताव जो हमारा प्रस्ताव था केवल राजनीतिक अधिकारों पर ही केंद्रित नहीं था, इसने महत्वपूर्ण जो सामाजिक और जो आर्थिक नीति थी उसको भी यहाँ पर संबोधित किया था, ठीक है। इसने आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख उद्योग और श्रमिक के अधिकार थे उनको उचित मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा उपाय के लिए यहाँ पर स्वामित्व का समर्थन किया था। तो तीसरा हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, तो आंसर हमारा 20 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। ये जो आपका अगर आपको रीड करना है पढ़ना है तो ये जो टॉपिक है 20 नंबर क्वेश्चन का ये आपको मिलेगा
बिपिन चंद्रा है आधुनिक भारत का, इसका हमारा जो अध्याय होगा स्वतंत्रता की ओर, ये चैप्टर है आपका, ठीक है, स्वतंत्रता की ओर ये चैप्टर है। और पेज नंबर इसका आपका होगा न्यू बुक में 305, ठीक है, 305 से 306 के बीच में होगा, ठीक है, आप पे आप देख सकते हो, रीड कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से देखो टेस्ट नंबर जो आपका 13 था ये आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ, ठीक है। अब जो टेस्ट नंबर 14 आएगा प्लस जो आपका टेस्ट नंबर 3 है दृष्टि का चल रहा है, मेन टेस्ट होता है जो 100 क्वेश्चन का, वो भी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, प्लस जो मेंटरशिप रहता है वो भी जो कंटिन्यू आते रहेंगे मैं आपको यहाँ पे दिखाता रहूँगा, ठीक है। कुछ 2 से 4 दिन डिले हो गया है क्योंकि 16 तारीख तक यहाँ पर जो क्लास था दृष्टि का ऑफ था वो, राइट, तो यहाँ से इस वजह से टेस्ट नहीं हुए वो, तो अभी जो टेस्ट है वो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है। कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल में यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ जो अभी प्रीलिम्स देने वाले हैं 25 का, ठीक है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती है, इंग्लिश से हिंदी को करके मैं भी आपको ट्रांसलेट वहाँ करके दे देता हूँ, कुछ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहते हैं वो भी मैं आपको वहाँ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हो, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।